स्टडी में एक टाइप कैसी होगी, डिडक्टिव, कि इसके नतीजे को आप डिनाई करेंगे तो आप लॉजिकल फैलेसी का शिकार हो जाएंगे। लॉजिकल फैलेसी का मतलब ये कि मंतकी इसमें मसाइल है। अच्छा जी, दूसरा है इंडक्टिव, इस्तिक़राई। इसमें जो मुक़द्दिमात होते हैं ये अपने नताइज को कंक्लूसिवली सपोर्ट नहीं करते बल्कि प्रॉबेबली सपोर्ट करते हैं। प्रॉबेबली की उर्दू क्या हो सकती है, यानी शायद, तकरीबन, हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है इनको आप क्या कहते हैं, प्रॉबेबल, सर्टन नहीं होते। एक तो होता है ना कि आप कहते हैं नहीं ये मैंने कहा इसका यही नतीजा है, इसके अलावा कोई और नतीजा नहीं। अगर इस तरह की बात है तो ये क्या है, डिडक्टिव। तो आर्ग्यूमेंट वैसा होना भी चाहिए आपका। दावा आपका ये हो कि जो मैं कह रहा हूँ यही है, इसके माफ़ कुछ और मुमकिन नहीं है, तो ये क्लेम डिडक्टिव है। और अगर फ़र्ज़ करें कि सूरत मसला ये हो कि वैसा निकल ही ना सके नतीजा, तो फिर वो आपका गलत क्लेम हो जाएगा। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कभी ये क्लेम ही नहीं करता कि इसके सिवा कोई और नतीजा निकलेगा ही नहीं। वो ये कहेगा देखो मैंने इस तरह किया है, मेरे ये नतीजे हैं, आप भी चेक कर लें, और इसमें प्रॉबेबली आपका भी यही नतीजा निकलेगा, और बाज़ वक़्त वो नतीजा निकलता है और बाज़ वक़्त वो नतीजा नहीं निकलता। इसमें ये सर्टेनिटी नहीं होती है। ये क्लैरिटी आ गई। आप जैसे मिसाल के तो इस्लामिक स्टडीज़ में नॉर्मल जो स्टडीज़ होती हैं, अगर फ़र्ज़ करो कि क्वान्टिटेटिव मेथड से आप जाओगे तो डिडक्टिव मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी दलील के मुक़द्दिमात इस अंदाज में आप तरतीब देंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें कि जिसे आप कहते हैं सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल स्टडीज़ आप करना चाह रहे हैं, जिसकी मैं मिसालें आगे दूंगा, तो फिर आपको इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट अपने जहन में रखना होता है। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में यानी अगर मिसाल दूँ, बाज़ लोगों की शायद क्लैरिटी ना हो, कि मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मैंने मर्द तालिब इल्मों को देखा एमए की क्लास के अंदर, और वो तमाम के तमाम निहायत मेहनती थे, ठीक है। तो मैंने 2021 में पढ़ाया, 2022 में पढ़ाया, 2023 में पढ़ाया, तो फिर मैं नतीजा निकालता हूँ कि मर्द तालिब इल्म जो कि एमए की क्लास में मैंने जामिया कराची में पढ़ाया 3 साल, तो उमूमी तौर पर इन तालिब इल्मों का रवैया इल्म दोस्त था, लिहाजा ये एक अच्छे तालिब इल्म हैं। ये जो है, क्या इससे ये साबित हो गया कि मर्द हमेशा मेहनती होते हैं? नहीं। क्या हमेशा वो इल्म दोस्त होते हैं? नहीं। इसमें सिर्फ ये हुआ मेरे तजर्बात की रोशनी में, जो कि इन 3 सालों के अंदर इस जामिया के अंदर ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए ये मेरा तजर्बा है, ठीक है। ये कहलाते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें आपको खुद ही पता चल रहा है कि एक लिहाज से इनकिसारी है नताइज के अंदर। अच्छा जी, अब ये 2 चीज़ें करने के बाद जो सोच का अंदाज़ है वो आर्ग्यूमेंटेटिव होना चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है तो फिर देखें, फिर उसको हम कहते हैं रेट्रिक। इफ़ नॉट आर्ग्यूमेंट, इफ़ नॉट रैशनल, देन इट इज़ रेट्रिक। रेट्रिक का मतलब होता है लफाजी। अब हम आ जाते हैं मैथडोलॉजीज़ के ऊपर। मैथडोलॉजीज़ की मैंने अभी आपको बताया कि क्यों हमारे यहाँ मैथडोलॉजीज़ होनी चाहिए, होती हैं, हर रिसर्च में होती हैं। वो ये होता है कि मैंने ये मुतालिया किया, मैंने फ़र्ज़ करें कि इस मतन का मुतालिया किया, ठीक है। आप भी अगर ऐसा करें, जैसे अभी डॉक्टर हमीदुल्लाह की बात आई, तो उन्होंने क्या किया, वो उन मैदानों में गए, अहदे नबवी के मैदान जंग, और उसमें उन्होंने बड़ा, यानी देखिए, एक न सिर्फ ये कि उनकी मेजरमेंट्स ली। मेजरमेंट्स लेने का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव है कि भाई मैंने फ़र्ज़ करें कि जो मैदान ओहद है या मैदान बदर का मुतालिया किया है, इस मैदान की पैमाइश कुछ यूँ है, इतने किलोमीटर्स है, और इसका इतना मुहीत है, इतना कवर्ड है, इतना अनकवर्ड है, इसकी ज़मीन का आप तज्जियाती मुतालिया करते हैं, इसमें रेत कितनी एलिमेंट है, चिकनी मिट्टी कितनी है, और कितनी एब्जॉर्प्शन, ये तमाम, दिस इज़ ऑल क्वांटिटेटिव। लेकिन डॉक्टर साहब का एक और बड़ा अच्छा है था कि रिफ्लेक्शन, कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मैदान में जुनूब से दाखिल हुए, मशरिक से दाखिल हुए, तो जब वो दाखिल हुए होंगे तो उन्हें अपने दुश्मन कहाँ नज़र आया होगा, फिर उन्होंने क्या प्लानिंग की होगी। सो ही रिट्रोस्पेक्टिवली रिफ्लेक्ट्स बैक कि अगर कोई शख्स जिसको बहुत अच्छा सेंस है कि यानी जंग में कैसा मुकाबला किया जाता है, तो फिर तो वो एस्टिमेशन है, रिफ्लेक्शन बैक है, और इसके साथ साथ उन चीज़ों को करें। सो हिज वर्क इज़ रियली इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। जिन लोगों को शौक़ हो वो ज़रूर देखें।
तो बेसिकली जो हम मेथड्स को डिस्कस करते हैं, तो मेथड्स का मतलब क्या होता है कि वो टूल्स, वो ज़राए आप क्या इस्तेमाल करेंगे कि आपने अपना ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी करना है, मुतालिया करना है, ठीक है। टूल्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, तो टूल्स मैं भी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या हो सकते हैं। तो आप अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी किसी जंग का जिक्र हुआ तो उसमें आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि ग़ज़वा बदर के अंदर मिसाल के तौर पर शुहदा की तादाद के हवाले से तो मुख्तलिफ मौर्रिखीन की इसमें यानी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक तो कॉमन आप सुनते हैं, लेकिन इफ़ यू गेट डीप डाउन तो आपको नज़र आएगा कि किसी ने कोई नंबर बताया हुआ होगा, मौर्रिख ने किसी ने कुछ दिया हुआ होगा, किसी ने उसकी रीज़न भी बयान की हुई होगी, किसी ने नहीं बयान की होगी। तो आप सारा लिटरेचर रिव्यू लेकर आते हैं कि फ़लाँ मौर्रिख ने ये लिखा। तो बेसिकली ये क्या है, ये टूल्स हैं स्टार्ट। तो यू कलेक्ट द डेटा, फिर उस इंफॉर्मेशन को जो टूल आप बताओ यानी जो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब रिसर्च आप या तो करते हो डिस्क्राइब कर, सिर्फ बयान करने के लिए कि ये है सूरत हाल जो मैंने मुतालिक, जैसे कि डॉक्टर हमीदुल्लाह ने बताया कि इसकी पैमाइश ये है, अच्छा। या फिर आप एक्सप्लेन करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मिसाल के तौर पर अगर वही टेक्स्ट के यानी अभी नाम हुआ तो मैं ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जब आप वहाँ पर तशरीफ़ लाए और अबू सफियान वहाँ पर मौजूद था, तो उसने वहाँ पर जो लीद थी उससे ये डायग्नोस किया कि ये मदीने के ऊँटों की लीद है, चूँकि इसमें घास जो नज़र आ रही है वो कौन सी है, मदीनतुल मुनव्वरा की हरी घास है। ये जो तज्जिया था ये बेसिकली क्या है, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों उसने ये ऑर्डर किया कि वहाँ पर चला जाए वापस से। फिर आप उसका तज्जिया भी कर सकते हैं कि क्या है, प्रिडिक्शन, बाज़-औक़ात तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। एडवाइस एज लॉ और पॉलिसी आप ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसी अहद नबी के मैदान जंग का जो शुरू का मुकद्दमा है उससे जो पॉलिसी निकलती है क्या निकलती है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ग़ज़वात की तारीख़ है और उसमें जितना भी जिसे आप ये कह सकते हैं कि नुकसान हुआ जानी और माली, अगर आप उसको जायज़ा लें तो वो बहुत ही मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक नतीजा और पॉलिसी इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि मुस्लिम्स अगर ठीक तौर पर अहदे नबी के मदीना वाले हिस्से का के ऊपर गौर करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें तो यकीनन वो वायलेंट कम होगा, उसके अंदर नताइज अच्छे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप इस लिहाज से ये रिसर्च करते हैं। 3 मेथड्स हैं, एक क्वालिटेटिव मेथड की बात होगी, क्वांटिटेटिव की मेथड होगी। बाज़ रिसर्चेस में दोनों मेथड्स को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह की दोबारा बात कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ ये कि अगर आप देखें कि पैमाइश भी वो देंगे, वो काउंटिंग भी वो करते हुए बता रहे होंगे, एंड देन ही रिफ्लेक्ट्स, यू नो बेसिकली जैसे से करते हुए बात एकदम से वो रुकेंगे एंड देन ही स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग बैक, माजी की तरफ वो देखना शुरू करेंगे कि व्हाट इफ़, कि अगर दुश्मन यहाँ पर आया होता वो यूँ करता। एंड दिस इज़ रियली ए गुड यानी रिसर्च स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम देख सकते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव ही रिसर्च हमने करनी है। तो देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊं कि क्यों हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च का एक ही मकसद है कि दुनिया जिस तरह दिखती है सादा उतनी नहीं बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, उसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और इतनी सादा नहीं होती। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। कोई भी शख्स, कभी आपने पूछा होगा कि यार फलां शख्स ने ना यानी गैर अखलाक़ी कोई काम किया। गैर अखलाक़ी काम से मुराद ये कि उसे फ़र्ज़ करे झूठ नहीं बोलना है, उसने झूठ बोल दिया। टीचर ने उससे पूछा, हाँ भाई तुम लास्ट क्लास में थे? उन्होंने कहा हाँ था, तो उन्होंने फिर हाज़िरी लगा दी। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि आपको पता चला, आपने कहा नहीं ये तो नहीं था, ये तो कहीं और गया हुआ था। अच्छा, आपने कहा इसने ये क्यों बोला? तो आपने कहा नहीं यार ये जानबूझ के बोलता है, गैर अखलाक़ी। ये सादा सी, इट्स ए वेरी सुपरफिशियल, बहुत ही सतही किस्म का है। इफ़ यू गेट डीप इन टू दिस, रियल वर्ल्ड फिनोमिना ये है कि इट्स ए मल्टी लेयर्ड प्रोसेस। तो जैसे फ़र्ज़ करें कि साइकोलॉजिस्ट से आप पूछेंगे, साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि बेसिकली हम दुनिया में जब रहते हैं ना, हम सूरत हाल को इंटरप्रेट करते हैं। बाज़ औक़ात हम सूरत हाल को इंटरप्रेट करते हैं एजुकेशनल, तो सिर्फ एजुकेशनल होती है। बाज़ औक़ात हम सूरत हाल को इंटरप्रेट करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस, तो फिर वो बिज़नेस वाली नहीं होगी, फिर वो लीगल नहीं होगी, फिर वो फैमिलियल यानी ख़ानदानी नहीं होगी। तो चूँकि जब आपने एक तस्वुर उसके ऊपर लगा दिया तो फिर आप दूसरा तस्वुर उसके साथ जोड़ नहीं सकते। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आप इतनी जल्दी हो ही नहीं सकते। दूसरा,
हम दुनिया के बारे में बड़ा सादा ख्याल रखते हैं कि दुनिया बड़ी सादा है, हालांकि दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बाज़ औक़ात आप चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। फिर मेरा फ़र्ज़ करें कि आपके साथ ये इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन के नतीजे में कुछ मेरे बाइसेस हैं मेरी अपनी ज़ात के बारे में, और वो ज़ात के बारे में कैसे, हर एक के हैं, सब के हैं, मैं सबसे बेहतर हूँ, सही है, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, फिजिकली मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और जब आपका अपना कंपैरिजन दूसरे से करेंगे तो आपको वो हमेशा कैसा नज़र आएगा, कमतर। इन्हीं बाइसेस के साथ हम पैदा हुए हैं, चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि मुझे कोई काम दे दिया जाए और फ़र्ज़ करें ख़ास किस्म की कम्युनिटी में से इंटरेक्ट करे, तो मेरा उसके बारे में एक ओपिनियन होगा। वो क्या होगा कि यार इस तरह के लोग जो है ना ये ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं, इस तरह के लोग जो है ना ये ज़्यादातर बैंकरप्ट होते हैं, लिहाजा इनको मैंने लोन नहीं देना, और समथिंग लाइक दैट। इस तरह की दीगर चीज़ें आप कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिटी के बारे में आपके बाइसेस थे, आपने वो कहा कि ये तो होते ही गैर अखलाकी लोग, ये तो चोर ही यही होते हैं, हालांकि आपने इनका कोई मुतालिया नहीं किया होता साइंसी। अलगर्ज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च इस प्रिजम्पशन के साथ की जाती है कि दुनिया जैसी दिखती है, जैसी समझी जाती है आम शख्स की निगाह में, वैसी होती नहीं है। आपकी अजम्पशन थी, ठीक है। और क्यों नहीं होती, इसलिए कि दुनिया जैसे हम देख रहे हैं इट्स ए मल्टी लेयर्ड फिनोमेना, सही, और इंसानों से भरपूर है, और इंसानों के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि एक बड़ी कॉमन में एग्जांपल शेयर करता हूँ अपने बच्चों के साथ, इधर उधर जहाँ पढ़ाते हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ, पहले दूसरे दिन तीसरे दिन आमतौर से इस तरह का टॉपिक आता है, बताओ सांस को अपने हाथ में काबू करने का फार्मूला बताओ, यूनिवर्सल फार्मूला होना चाहिए। अफ्रीकन खातून को भी वही लगाना है जो कि अमेरिकन भी वही लगाएगी, जर्मन भी वही लगाएगी, इंडोनेशियन भी वही लगाएगी, इंडियन भी वही लगाएगी, बांग्लादेशी भी वही लगाएगी, और मिडिल ईस्टर्न भी वही लगाएगी। देयर इज नो फार्मूला, इवन पाकिस्तान के अंदर भी नहीं। शोहर को काबू करने का फार्मूला, चलो लेट्स अस पुट इट द अदर वे अराउंड, आप बताएं बेगमात को काबू करने का फार्मूला। देयर इज नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि हर शख्स मुख्तलिफ है दूसरे से, वो रिच है, वो चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ तरह से देखता है। आपको बाज़ औक़ात चीज़ें, बाज़ औक़ात आपके बच्चे आपको सरप्राइज दे देते हैं अपनी बात से, आप उनको, आप ये तो बच्चा है, लेकिन एकदम से अचानक वो एक ऐसी बात करेगा कि आपको हैरत हुई, ये बच्चा है, ये कौन है? तो आपको समझ में आई कि व्हाई डू वी नीड, हमें क्यों क्वालिटेटिव एनालिसिस की ज़रूरत होती है? क्योंकि हम दुनिया को बहुत सादा लो ही समझते हैं कि सादा लो है, लेकिन दुनिया अपनी गहराई के एतबार से कैसी होती है? पेचीदा, मल्टी लेयर्ड, यानी तहों में तहें लगी हुई होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एंड इट्स अ वेरी फेमस। अरे आप ये थे, मुझे तो आज पता चला, 30 साल का साथ है लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला कि आपके अंदर ये है। ये आपको बताने का मकसद है कि दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज। इस दुनिया को खंगालने के लिए आपके पास क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हो सकती है, जॉब करनी है पूरी अपनी, और वो यही है कि अपने रिसर्च मैथडोलॉजीज के ऊपर आना है। इट इज़ वेरी ओपन एंडेड, यानी इसके सवालात आमतौर से खुले होते हैं, इसको हम देखेंगे। और देखें हम जो मैथडोलॉजीज करने जा रहे हैं वो ये, एक करेंगे नैरेटिव, एक फिनोमेनोलॉजिकल, एक एथनोग्राफिक, एक केस स्टडी मैथड, एक डिस्कोर्स एनालिसिस, और एक ग्राउंडेड थियरी। कुछ चीज़ें हैं जो जिस तरह की जाएंगी तो मैं आपको बताता भी चला जाऊंगा कि वो क्या है। देखिए, पहली मैथडोलॉजी है नैरेटिव मैथडोलॉजी। अच्छा, नैरेटिव मैथडोलॉजी का मतलब क्या होता है? नैरेटिव मैथडोलॉजी का मतलब है, नैरेटिव कहते हैं बयानिया। ये लफ्ज़ तो आपको मीडिया पे बहुत सुना है, फुला का बयानिया, हालांकि वो बयानिया नहीं है, वो बेसिकली पोजीशन होती है किसी भी पार्टी की, किसी भी शख्स की, उसको वो कहते हैं बयानिया। बयानिया ये नहीं है, ठीक है। नैरेटिव का मतलब ये होता है कि स्टोरी किसी भी एक शख्स की, उसके तजर्बात की, मुख्तलिफ। जैसे शहाबनामा का नाम आपने सुना हुआ? शहाबनामा दरअसल एक आप बीती है जो कि एक शख्स खुद नरेट करता है, उससे किसी ने खंगालवी नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपसे मैं ये कहूँ कि कोई शख्स अगर किसी की स्टोरी को जानना चाहता है, यानी उसके क्या तजर्बात रहे हैं, ठीक है, तो उस शख्स का मुताले जब आप करेंगे तो आपके पास जो मैथडोलॉजी, जो सबसे रेलेवेंट मैथडोलॉजी होगी नैरेटिव मैथडोलॉजी, यानी स्टोरी को तलाश करना। अच्छा, नॉर्मली इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे भी ट्रांसजेंडर्स की भी बात हुई, आजकल बहुत पॉपुलर इशू बन चुका है, और हर एक आदमी चाहते हुए ना चाहते हुए उसके ऊपर तबसरा करने में अपनी इल्मियत को वही कैश करवाने का अच्छा ज़रिया होता है। तो आज हम भी कैश करवाने हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, नैरेटिव में मिसाल के तौर पे करेंगे क्या?
बुनियादी तौर पे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का तरीक़ाकार ये होता है कि ये 1 या 2 आदमियों का मुतालिया होता है, 2 शख्सियात का या 1 का, और बहुत फोकस्ड होता है। फोकस से मुराद ये कि सिर्फ उसकी मुख्तलिफ तनाजुर के अंदर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपने नैरेटिव स्टोरी करनी है तो आप किसी भी एक ट्रांसजेंडर की डायरीज़ का मुतालिया कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो डायरीज़ लिखता है या लिखती है, ठीक है, तो डायरीज़ आप उसकी पढ़ सकते हैं। अगर वो फ़र्ज़ करें यानी दुनिया में नहीं है मौजूद या इनएक्सेसिबल है, फ़र्ज़ करें बहुत फेमस है, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं पिछले दिनों ना माइकल जैक्सन, ऐसी वो जो यूट्यूब है, जब कोई काम नहीं करना होता और आपने जा रहा तो सो जाएं, तो फिर आपके पास एक ही चीज़ होती है ना, ये करीब, तो आप ये ना यूं करते रहते, तो माइकल जैक्सन आ गया सामने। माइकल जैक्सन सर आया सामने तो उसके कुछ इंटरव्यूज़ आए सामने, उसमें उसने बताया, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, और जो इंटरव्यूअर था वो पूछ रहा था कि आर यू ए पीडोफाइल, और फिर उसने बताया कि आप क्यों ये इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। सही है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपने देखना है कि यानी माइकल जैक्सन की ज़िंदगी कैसे गुजरी, जस्ट उसकी एक ज़िंदगी, तो उसकी ज़िंदगी के मल्टीपल लेयर्स हैं। सिंगर उसका एक प्रोफेशनल वो है, लेकिन आप देखेंगे तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में पीडोफाइल होगा, वो उसकी कई ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीज़ होंगी जिसके बारे में उसने शेयर किया हुआ होगा। तो अगर आप झांकना चाहते हैं किसी एक शख्स की ज़िंदगी में और उसके तजर्बात को देखना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप नैरेटिव स्टाइल में आएंगे।